हेलो दोस्तों, ये कार्टरेट टेक का सेकंड पार्ट वाला वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में कल हमने देखा कि कैसा इनका बिजनेस मॉडल है एंड इनका क्वार्टर वन FY26 का जो रिजल्ट आया है वो कैसा रहा है। आज के वीडियो में हम इनका कॉन्फ्रेंस कॉल पूरा देखेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या बोला है अपने बिजनेस को लेकर करंटली एंड आगे अपने बिजनेस के फ्यूचर को लेकर कितना ये लोग क्या क्या प्लान फॉलो कर रहे हैं। एंड हम इनका वैल्यूएशन देखेंगे कि 1 ईयर फॉरवर्डेड पी ये लोग अभी किस पी पर अवेलेबल है एंड 1 ईयर फॉरवर्डेड पीजी रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे हम। तो आइए सबसे पहले हम ओपनिंग रिमार्क्स में चलते हैं। तो मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही बताया कि इनका जो इस बार का रेवेन्यू आया है 199 करोड़, ये हाईएस्ट ईवर रेवेन्यू है किसी एक क्वार्टर में। एंड इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 47 करोड़, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अभी तक का इनका किसी एक क्वार्टर में हाईएस्ट पैट ग्रोथ रहा है। मैनेजमेंट आगे अपने बिजनेस को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है और आपको इनके बातचीत करने के टोन से ही पता चल जाएगा जब आप इनका कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे। एंड मैनेजमेंट ने बोला है कि इनके जो 3 मेन बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं, कार वाले, बाइक वाले एंड OLX, तीनों पर ही इंडिविजुअली 15-15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने विजिटर्स आए, नए विजिटर्स आए हैं। तो मीन्स अगर इनका टोटल फुटफॉल ऐड करेंगे सारे प्लेटफॉर्म का मिला के तो मोर देन 50 करोड़ का फुटफॉल है इनका अक्रॉस द ईयर इन FY25। इनके बिजनेस के तीन मेन वर्टिकल्स हैं। फर्स्ट वर्टिकल इनका कंज्यूमर सेगमेंट वाला बिजनेस है। कंज्यूमर सेगमेंट वाला बिजनेस मतलब नई गाड़ियों का बाइंग एंड सेलिंग वाला जो सेक्शन है इनका। इसमें क्या होता है, जो आपको नई गाड़ी कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेनी है, टाटा, महिंद्रा, TVS, हीरो मोटोकार या किसी की भी बजाज की समथिंग, तो आपको इनके प्लेटफॉर्म से वो अवेलेबल हो जाती हैं, वो मिल जाती हैं। और जो दूसरा इनका बिजनेस सेगमेंट है वो है आपका रीमार्केटिंग वाला बिजनेस सेगमेंट। रीमार्केटिंग वाले बिजनेस सेगमेंट में क्या है कि यहाँ पर सेकेंड हैंड गाड़ियाँ, जो ओल्ड गाड़ियाँ हैं, उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। एंड इसी सेकंड वाले बिजनेस में इनका रीपोजिशन वाला बिजनेस पे आता है। रीपोजिशन मतलब ऐसी गाड़ियां जो बैंकों ने सीज कर ली है, जो EMI, जो लोगों ने लोन पर लिया और EMI नहीं दे पाए, तो बैंक क्या करते हैं, उनको रीपोजिशन कर लेते हैं, उनको सीज कर लेते हैं, उनको उठा लेती हैं कस्टमर के पास से और उनको लाके अपने ऑप्शन वाले मार्केट में लोग सेल कर देते हैं। तो ये दूसरा वाला सेगमेंट भी इनका रीमार्केटिंग वाले बिजनेस में आता है। तीसरा सेगमेंट इनका OLX वाला है। OLX वाला ऐसा बिजनेस आप लोगों को तो पता ही होगा, जनरली ऐसा बिजनेस है जिसके ऊपर आप जो फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या हाउस होल्ड की चीजें हैं या यूज की कोई भी चीज आप वहां पर बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो जो इनका फर्स्ट सेगमेंट है कंज्यूमर वाले सेगमेंट में इनका ग्रोथ आया है 32% ईयर ऑन ईयर एंड इनका प्रॉफिट ग्रू बाय 79% ईयर ऑन ईयर। एंड अगर इनका इबिटा ग्रोथ देखेंगे तो इबिटा ग्रोथ 29% का आया है ईयर ऑन ईयर। एंड इनका रीमार्केटिंग वाला जो बिजनेस है उसमें 36% की ग्रोथ आई है और उसमें प्रॉफिट ग्रू बाय 258% ईयर ऑन ईयर। एंड जो इनका तीसरा सेगमेंट है OLX वाला, तो OLX में इनको 71% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। इंडिया में ये नंबर 1 है इन ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म बिजनेस। एंड अगर आप देखेंगे तो ये एज वेल एज आपका जो क्लासिफाइड बिजनेस है, जैसे जो OLX वाला है उसे क्लासिफाइड बिजनेस भी बोलते हैं, तो क्लासिफाइड बिजनेस में भी नंबर 1 है। एंड ये ऑक्शन वाला जो रीमार्केटिंग बिजनेस है उस वाले सेगमेंट में भी इंडिया में नंबर 1 है। इनके प्लेटफॉर्म पर जो सारे जो इनके प्लेटफॉर्म है, चाहे वो कार वाले हो, बाइक वाले हो, OLX हो, श्रीराम ऑटो मॉल हो, ये सारे प्लेटफॉर्म पे मिला के हर मंथ में 7.5 करोड़ विजिटर्स आते हैं। इनके ऑक्शन वाले सेगमेंट में इन्होंने इस साल 2025 में लगभग 14 लाख गाड़ियां सेल की हैं। मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में आगे बताया कि इनके पास इनकी बैलेंस शीट के ऊपर 1024 करोड़ रुपए कैश पड़े हुए हैं और जो कि लास्ट ईयर से अगर कंपेरेटिवली देखेंगे तो मोर देन 70 करोड़ रुपीज हैं। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो रेवेन्यू अप हुआ है टोटल ओवरऑल अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स, अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो ज्वाइंटली 27% अप हुआ है। और इनका जो कॉस्ट है, इनका कॉस्ट 7% अप हुआ है ज्वाइंटली। तो उसमें भी अगर देखेंगे तो लगभग 6% से इनका 8%, इनका 8% इनका कॉस्ट अप हुआ है, जिसमें से 7% कॉस्ट इनका एम्प्लॉय कॉस्ट है। जो इन्होंने एम्प्लॉय को इस बार मार्च में सैलरी हाइक दिया, प्रमोशन दिया, इंक्रीमेंट दिया, तो वो सब अगर इंक्लूड करेंगे तो 7% उसमें से तो केवल एम्प्लॉय कॉस्ट ही है। कंसोलिडेटेड इबिटा अगर आप देखेंगे तो 25% है, जो कि लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 15% हुआ करता था। तो कंसोलिडेटेड इबिटा बेस पर भी इनको अच्छी खासी ग्रोथ मिली है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इनका मार्जिन में भी ग्रोथ अच्छा खासा आया है, 106% का ग्रोथ आया है, जबरदस्त है। 106% ग्रोथ तो उनके टोटल पैट में आया है। इनका मार्जिन टोटल देखेंगे तो 25% है। प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखते हैं तो 132% की ग्रोथ आई है इनके, और इनके पैट में अगर आप देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो 106% की ग्रोथ आई है। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इनके बिजनेस के लिए जो फर्स्ट क्वार्टर है वो हमेशा से स्थगित रहता है, थोड़ा सा स्लो रहता है कंपेयर टू जो बाकी के 3 क्वार्टर्स आने वाले हैं उससे। तो मैनेजमेंट को ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले 3 क्वार्टर्स में इनका रेवेन्यू और प्लस इनका जो पैट है, ये ग्रोथ और भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। तो आइए अब आगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन वाले में इनके सेक्शन में चलते हैं।
तो सबसे पहले जो इनका क्वेश्चन इनके पास आया था वो आया था अबाउट OLX ग्रोथ, कि OLX का ग्रोथ आगे कैसे आएगा, क्योंकि अभी इन्होंने क्या किया ना, 3 क्वार्टर लास्ट ईयर में, आई थिंक लास्ट ईयर में 3-4 क्वार्टर पहले इन्होंने OLX का एक्विजिशन किया है। तो OLX के एक्विजिशन के बाद से इन्होंने बिजनेस को पूरा रीस्ट्रक्चरिंग किया है, रिफॉर्म किया है। तो उसी से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आगे ये लोग OLX को ग्रोथ को किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जिससे OLX का ग्रोथ आगे आएगा, एंड उसको कैसे रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो इनके मैनेजमेंट ने बोला कि ये लोग OLX के ग्रोथ पर कोई परसेंटेज वाइज गाइडेंस नहीं देंगे। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि कुछ नए प्रोग्राम्स OLX पर लॉन्च किए। जैसे पहला इनका प्रोग्राम अभी आप लोगों ने कल वाले वीडियो में देखा भी होगा इनकी पीपीटी में, कि इन्होंने इलीट बायर प्रोग्राम एक शुरू किया है। इलीट बायर प्रोग्राम में क्या है कि ये लोग कुछ स्पेशल फैसिलिटीज बायर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ नए फंक्शंस, कुछ नए फीचर्स उसमें उन्होंने ऐड किए हैं। तो वो एक प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, और आगे आने वाले 3 क्वार्टर्स में इनका कहना है कि आगे अक्टूबर तक, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, ये लोग 3 नए प्रोग्राम और OLX पर ऐड कर रहे हैं। And management is hopeful to get revenue growth by these programs, and also working on product and technology to improve consumer experience. अगला क्वेश्चन इनके रीमार्केटिंग वाले बिजनेस को लेके किया गया कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें रीमार्केटिंग वाले बिजनेस सेगमेंट की ग्रोथ स्लो रही है, तो उसको ये लोग कैसे आगे, ये कब पिकअप होगा और इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला कि जो फर्स्ट क्वार्टर है वो हमेशा हमारे बिजनेस के लिए वीकेस्ट क्वार्टर ही रहता है, फ्लैटिश रहता है, और अगर इसको आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये ग्रो करेगा और ये बिजनेस यहाँ से पिकअप होगा। इनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनका जो मार्केटिंग का जो खर्च है वो इन्होंने घटाया है, लेकिन इसके बाद भी इनका रेवेन्यू अच्छा ग्रो हुआ है, 32% की ग्रोथ आई है, ऑलमोस्ट ओवरऑल 27% की ग्रोथ आई है। तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा कैसे आया है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि ये सारा जो ग्रोथ आई है हमारे बिजनेस में, वो ग्रोथ आई है वॉल्यूम की वजह से। हमारे पास जो गाड़ियों की लिस्टिंग है, नई और पुरानी गाड़ियों की जो लिस्टिंग है, उसमें लिस्टिंग में 35% की ग्रोथ आई है, एंड हमारा जो सेलिंग वाला सेक्शन है, जो लोग सेल करते हैं गाड़ियां, उसमें 29% की ग्रोथ आई है, एंड रिटेल सेगमेंट भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो इसकी वजह से मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा ये पूरा ग्रोथ आया है। आगे मैनेजमेंट से इनका क्वेश्चन को पूछा गया इनके एम्प्लॉय कॉस्ट को लेके। तो एक एनालिस्ट ने इनसे क्वेश्चन पूछा कि इनका एम्प्लॉय कॉस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 24-25% बढ़ गया है, तो और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% का ग्रोथ हुआ है एम्प्लॉय कॉस्ट में, लेकिन अगर क्वार्टरली देखेंगे लास्ट क्वार्टर Q4 से Q1 में 25% के आसपास बढ़ गया है। तो एनालिस्ट ने इनसे पूछा कि ये एम्प्लॉय कॉस्ट क्यों बढ़ गया है, एंड क्या ये लोग जो नए नए प्रोग्राम्स OLX पर ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, क्या इसकी वजह से बढ़ा है। तो मैनेजमेंट ने आगे बोला है कि नहीं, इन्होंने कुछ टेक ड्रिवन प्रोडक्ट्स एंड कुछ नए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर अपना इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट बढ़ा है। लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एम्प्लॉय कॉस्ट ये बढ़ा हुआ देख रहे हैं 24-25%, ये सही मैट्रिक्स नहीं है एम्प्लॉय कॉस्ट देखने का। एम्प्लॉय कॉस्ट इनको ईयरली बेसिस पे देखना चाहिए, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल में इन्होंने इंक्रीमेंट किया है। अप्रैल में इन्होंने इंक्रीमेंट किया है, तो एम्प्लॉयज का जो सैलरी हाइक दिया है, सैलरी हाइक देने से क्या होगा कि एम्प्लॉय कॉस्ट आपको 24-25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो वो 7% के आसपास ही आएगा। अगला क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछा गया इनके जो नंबर ऑफ विजिटर्स इनके प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हैं उसके बारे में, कि इस साल नंबर ऑफ विजिटर्स में 7% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर, और ये पिछले अगर 2-3 सालों में देखा जाए तो ये ग्रोथ कम है नंबर ऑफ विजिटर्स की इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो क्या इसकी वजह से इनके बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या क्या ये ऑटोमोटिव का जो बिजनेस है इंडिया में उसके ग्रोथ को दिखाता है। तो मैनेजमेंट ने इसके रिप्लाई में बताया कि ऑटोमोटिव सेगमेंट में इस बार इंडिया में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्लैटिश रहा है। तो अगर ऑटोमोटिव सेगमेंट में पूरा सेगमेंट ही, अगर इंडिया का इंडस्ट्री पूरा फ्लैट ग्रोथ कर रही है और उस कंडीशन में भी ये लोग 7% का ग्रोथ कर रहे हैं अगर नंबर ऑफ विजिटर्स में, तो ये इनके लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है। इसका मतलब है कि ये लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो टाटा, मारुति, महिंद्रा, या टू व्हीलर वाले हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, बजाज, ये सारे लोग इनके पास अपना एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा इनको पे भी कर रहे हैं, प्लस ज्यादा से ज्यादा इनके प्लेटफॉर्म पर विजिट भी कर रहे हैं। और मैनेजमेंट आगे बता भी रहा है कि जब डिमांड इंडिया के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जब डिमांड सप्लाई से कम रहती है, तब क्या होता है कि इनका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि इनका तो बिजनेस एडवर्टाइजमेंट करने का, और कार और टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियां सेल करने का अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर की मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, वो लोग इनके पास ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए आते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनको रेवेन्यू गेन होता है, ज्यादा से ज्यादा इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता है। एंड मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि आगे आने वाले 3 क्वार्टर तक आपको इंडिया के ऑटोमोटिव सेगमेंट में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। तो आगे आने वाले 3 क्वार्टर तक इनका बिजनेस तो फिलहाल सेफ है, और इनका बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा। आगे मैनेजमेंट ने अपने ESOP के बारे में बताया। ESOP क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बता दूं। ESOP मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, मींस ऐसे एम्प्लॉय
जो कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं, इनको कंपनी क्या करती है, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर इनको इशू कर देती है अपने एम्प्लॉइज को। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो इनका ईसॉप है वो करेंटली 3.8 करोड़ पर ईयर है, सॉरी पर क्वार्टर है 3.8 करोड़। तो ये क्या है कि ये 3.8 करोड़ इनके लिए ऑलमोस्ट, इनके अगर टोटल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नथिंग के बराबर है, कुछ है नहीं। और इन्होंने पिछले साल से कोई ईसॉप अपने एम्प्लॉइज को इशू किया नहीं है। तो आगे आने वाले समय में विद द टाइम ये ईसॉप का जो रेशियो है वो डाउनग्रेडेड ही होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये भी इनके बिजनेस के लिए काफी अच्छा है। आगे एक एनालिस्ट ने इनसे इनके एनपीए के बारे में पूछा। एक्चुअली जो इनका फाइनेंसिंग वाला बिजनेस है, जो ये लोग श्रीराम ऑटोमॉल वाला जो इनका सब्सिडरी है, उसके जरिए लोग गाड़ी, नई और पुरानी गाड़ियों को फाइनेंसिंग कराने का जो बिजनेस करते हैं, उसमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मींस ऐसा दिया हुआ ऐसा कर्ज जो इनको वापस नहीं मिलता है, उसे एनपीए कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन इनसे एक एनालिस्ट ने पूछा कि इनका एनपीए क्या आगे आने वाले समय में बढ़ेगा, एनपीए का क्या कंडीशन है। तो मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि एनपीए अभी तो फिलहाल बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हाँ रीपोजिशन इंक्रीज हो रहा है। रीपोजिशन मीन्स क्या होता है कि आपने सपोज कोई गाड़ी लोन पर ली और आप अगर ईएमआई नहीं भरते हैं तो बैंक या फिर जो फाइनेंस वाली कंपनी है एनबीएफसी, वो आपकी गाड़ी को आपके घर से उठा ले जाती है और उसको ले आके ऑक्शन करके सेल करके अपना पैसा वसूलती है। तो इनका ये कहना है कि रीपोजिशन बढ़ रहा है इंडिया में। रीपोजिशन बढ़ने से क्या होता है कि रीपोजिशन बढ़ रहा है और इनके जो प्लेटफॉर्म के ऊपर रीपोजिशन वाली जो गाड़ियां उनकी भी लिस्टिंग बढ़ रही है एंड इनका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो इनका तो मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और लेकिन ये लोग कुछ ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले समय में एनपीए का क्या पोजीशन रहेगा। ये इन्होंने बोला कि ये हमारे लिए बहुत हार्ड रहेगा ऐसा प्रिडिक्ट करना। तो ये लोग इन्होंने कोई उसके बारे में कोई गाइडेंस नहीं दिया और उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं बताया। आगे इन्होंने अपनी गाड़ियों के सेल्स के बारे में डिटेल बताया कि जो न्यू व्हीकल से लोग सेल करते हैं वो 69% सेल करते हैं, और जो रिटेल सेगमेंट में जो रीयूज्ड या सेकंड हैंड गाड़ियां सेल करते हैं 31% रहता है। तो 69-31 का रेशियो रहता है इनका न्यू प्लस यूज्ड गाड़ियों के सेल का। आगे अगला क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछा गया इनके पेइंग डीलर्स ऑन ओएलएक्स वाले, ओएलएक्स को लेकर। तो मतलब इनके ओएलएक्स वाले सेगमेंट में जो ऐसे डीलर जो इनका सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल ले रहे हैं, जो इनको सब्सक्रिप्शन पे करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो लोग सर्विसेज लेते हैं। तो इनका कहना है कि इनके पास करीब 25,000 ऐसे डीलर्स हैं जो इनको पे करते हैं, इनका सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल पे वो लोग वो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं इनका। एंड मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑन डीलर बेस एंड कंज्यूमर बेस ग्रोथ। एंड क्योंकि नए प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो ओएलएक्स पर बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे नए प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो रही है, और जो इनका जो पेइंग डीलर्स का नंबर है वो भी हर महीने ग्रो हो रहा है। हर महीने उसमें नए नए डीलर्स और ऐड हो रहे हैं जो इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल अपना रहे हैं। आगे एक एनालिस्ट ने इनसे ओएलएक्स के ग्रोथ को लेकर क्वेश्चन पूछा था। तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये इनको कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट देख रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि मैनेजमेंट पिछले 3-4 क्वार्टर से मैनेजमेंट ने पूरा फोकस करके रखा था प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट के ऊपर। तो जैसे जैसे वो प्रोडक्ट इनके मार्केट में आ रहे हैं वैसे वैसे इनको ओएलएक्स के प्लेटफॉर्म पर भी ट्रैफिक दिख रहा है, ओएलएक्स के प्लेटफॉर्म से भी इनको अपना बिजनेस ग्रो होता हुआ दिख रहा है। और मैनेजमेंट का कहना भी कि इन्होंने 3-4 क्वार्टर पहले अभी इस ओएलएक्स के बिजनेस को एक्वायर किया है। तो आगे आने वाले समय में ये इंप्रूवमेंट चलता रहेगा और ओएलएक्स के बिजनेस पर भी कमिंग कुछ क्वार्टर के बाद आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मतलब ये 2 डिजिट में इनका ग्रोथ चलने लगेगा। मीन्स 10-12-15% 20% का ग्रोथ इनका रिटर्न आ जाएगा ओएलएक्स वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। आगे मैनेजमेंट से ओएलएक्स वाले बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल पूछा गया कि कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि बेसिकली क्या है, ओएलएक्स वाला जो प्लेटफॉर्म है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है इनका। तो जितना रेवेन्यू आता है इनको मोस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन से आता है। जो डीलर्स हैं प्लस जो सप्लायर्स हैं उनका, वो लोग जो से इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लेते हैं तो उनसे इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। और कुछ पार्ट इनके जो है कि ऑक्शन वाले बिजनेस से भी आता है। और जब इनका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो इनको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिलता है। तो मैनेजमेंट का आगे कहना भी है कि जैसे जैसे हमारा ओएलएक्स पर रेवेन्यू इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा मार्जिन भी इंप्रूव होता जाएगा। आगे इन्होंने अपने क्रॉस सेलिंग वाले बिजनेस को लेके बोला, क्रॉस सेलिंग करने का। तो इन्होंने बोला कि इनके जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं वो प्लस उन कस्टमर्स से उनको जो बिजनेस मिल रहा है वो दोनों में सिनर्जी देखने को मिल रही है। मतलब कि जितने परसेंटेज वाइज कस्टमर जितना इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर विजिट करते हैं उतना ही इनको उन कस्टमर से ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो इसमें इनका कहना है कि जैसे कुछ ऐसी डील्स हैं जो ये लोग अपने ओएलएक्स वाले प्लेटफॉर्म पे और कार वाले जो इनका दोनों प्लेटफॉर्म, इन दोनों प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंज्यूमर या तो एक प्लेटफॉर्म से अगर सेटिस्फाइड हुआ तो ठीक, नहीं तो दूसरे प्लेटफॉर्म से उनके उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो इससे इनको क्या है, क्रॉस सेलिंग में काफी हेल्प मिलती है। और मैनेजमेंट इज होपफुल कि उनका आगे आने वाले क्वार्टर्स में इनका क्रॉस सेलिंग और बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन इनसे इनके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं टाटा, महिंद्रा और हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, बजाज ये, तो इनसे इनके एडवर्टाइजमेंट कास्ट के बजट के बारे में पूछा गया कि क्या ये लोग अपना एडवर्टाइजमेंट बजट बढ़ा रहे हैं, और अगर ये अपना एडवर्टाइजमेंट बजट अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या वो इनके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, क्या ये लोग अपना मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से।
तो मैनेजमेंट ने इसका रिप्लाई दिया कि यस दैट इज राइट, ओईएम एलोकेटिंग मोर मनी टू ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से इनका बिजनेस तो इंडिया में सबसे बड़ा है, तो जितने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो लोग ज़्यादा पैसा इनके प्लेटफॉर्म पे इनको ऑफर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट का, अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। और ये लोग भी मिनिमम कॉस्ट में उनको अच्छी डील अवेलेबल करा रहे हैं, जो ओईएम है, जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं उनको अच्छी डील अवेलेबल करा रहे हैं सबसे कम पैसे में। तो आगे आने कमिंग जो क्वार्टर्स है उनमें इनको जो अपना रेवेन्यू ग्रोथ और अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि अगले 2-3 क्वार्टर तक तो इंडिया में वैसे भी सेल्स का ग्रोथ काफ़ी कम है ऑटोमोटिव सेक्टर में। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा इनको पे करेंगे। इनका जो रीमार्केटिंग वाला बिजनेस है उसमें 35% का जो इस बार वॉल्यूम, जो 35% ऐड हुआ है वॉल्यूम, तो उसके लिए इनसे क्वेश्चन अगला पूछा गया कि क्या इनके रीमार्केटिंग बिजनेस में जो ये ग्रोथ आई है क्या सस्टेनेबल है, या और इस बिजनेस के क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। तो मैनेजमेंट ने इसके रिप्लाई में बताया कि जो इनका रीमार्केटिंग वाला ग्रोथ आया, बेसिकली रीमार्केटिंग वाला जो ग्रोथ है वो रीपोजिशन की वजह से, मीन्स ऐसी गाड़ियां जो लोगों ने ईएमआई नहीं भरी और वो गाड़ियां आके इनके पास इनके बैंकों ने या एनबीएफसी ने गाड़ियां कस्टमर के घर से उठा ली और उनको इनके पास लाके ऑक्शन में सेल कर रहे हैं। तो इस ऑक्शन सेल की वजह से ही इनके पास जो इनका रीमार्केटिंग वाला बिजनेस उसमें अच्छी खासी ग्रोथ आई है, 35% की ग्रोथ आई है। एंड आगे आने वाले समय में इनका मैनेजमेंट का कहना है कि जैसे इन्होंने अपना सिर्फ रीपोजिशन के अलावा इन्होंने अपना क्या रिमार्केटिंग सेगमेंट में रिटेल साइड में भी अपना काफ़ी डेवलपमेंट किए हैं, नए नए काम किए हैं, जिसकी वजह से इनका ये रिमार्केटिंग वाला ग्रोथ सस्टेन करेगा और आगे आने वाले टाइम में और ग्रो भी करेगा। अगला इनका क्वेश्चन है, पूछा गया इनसे कि इनका जो रीमार्केटिंग वाला बिजनेस है उसमें इनके मार्जिन का आगे ग्रोथ कैसे होगी। तो मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो रीमार्केटिंग वाला बिजनेस है इससे जो इनका क्लासिफाइड बिजनेस है उसकी तुलना में इनका जो मार्जिन है वो कम है रीमार्केटिंग वाले सेगमेंट में। और लेकिन इनको क्या है कि इनको ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम तो भी बढ़ भी रहा है, इस क्वार्टर में 35% की ग्रोथ आई। तो अगर इनका रीमार्केटिंग वाले सेगमेंट वॉल्यूम ग्रोथ आता रहेगा तो इनको बिजनेस भी मिलता रहेगा, और बिजनेस मिलता रहेगा तो इनको जो ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिलता रहेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा तो इनका मार्जिन इंप्रूव होगा और आगे अभी इंप्रूव हो भी रहा है, और जो कमिंग 3 क्वार्टर्स उसमें मैनेजमेंट बोल रहा है कि आगे और भी इंप्रूव होगा यहाँ से। एंड लेकिन इनका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो इनका एडवर्टाइजमेंट वाला बिजनेस ही बना रहेगा। मीन्स इनके प्लेटफॉर्म पे जब एडवर्टाइजमेंट का जो रेवेन्यू जनरेट होता है एडवर्टाइजमेंट से, वही इनका मेन बिजनेस का रेवेन्यू का सोर्स बना रहेगा। यूज्ड कार डिमांड को लेकर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो यूज्ड कार वाला सेगमेंट है उसमें डिमांड जैसे इनके पास अभी लास्ट क्वार्टर में अच्छी आई, तो आगे आने वाले समय में क्या ये डिमांड मेंटेन रहेगा या स्लो डाउन होगा? क्योंकि अगर टोटल ऑटो इंडस्ट्री को आप देखेंगे तो वो तो ग्रो कर नहीं रहा, फ्लैटिस ही है, कोई ग्रोथ है नहीं उसमें, 0% की ऑलमोस्ट 1-2% की ग्रोथ आ रही है। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि जो यूज्ड कार वाला सेगमेंट है उसमें ये स्ट्रांग बना रहेगा, इसमें इनको कोई भी स्लो डाउन का साइन नजर नहीं आता है। और यूज्ड कार वाला जो सेगमेंट है वो हमेशा रिजिलियंट रहता है कंपेयर टू नई गाड़ियों वाले सेगमेंट के, क्योंकि क्या होता है कि जब नई गाड़ियों का सेल फ्लैट रहता है तो जो यूज्ड गाड़ियां हैं लोग अफोर्डेबिलिटी की वजह से यूज्ड गाड़ियां ज़्यादा खरीदते हैं कंपेयर टू नई गाड़ियां। तो यूज्ड गाड़ियों का सेल कंटिन्यूसली होता रहेगा, उसमें ग्रोथ इनकी बनी रहेगी। आगे मैनेजमेंट ने ओएलएक्स वाले बिजनेस को लेके बोला इन्होंने कि ओएलएक्स वाले बिजनेस का ऑलमोस्ट उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग पूरा कर दिया है, और जो ओएलएक्स का ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन्होंने पूरा ही स्ट्रीमलाइन कर दिया है। एंड जो कॉस्ट है उसका ऑप्टिमाइजेशन भी इन्होंने कर दिया है। और इनका जो पूरा फोकस है मैनेजमेंट का वो दो जो राइट प्रोडक्ट हैं, राइट प्रोडक्ट बनाने के ऊपर प्लस इनका टेक स्टैक बनाने के ऊपर है। कंज्यूमर्स एंड डीलर्स दोनों फिर से प्लेटफॉर्म पर बढ़ने शुरू हो गए हैं इनके ओएलएक्स वाले बिजनेस पे। और मोनेटाइजेशन के लिए उन्होंने बोला है कि मोनेटाइजेशन मींस क्या होता है कि मनी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए जो इनके पास ट्रैफिक आ रहा है। तो मोनेटाइजेशन के लिए उन्होंने बोला है कि ये लोग जो सब्सक्रिप्शन वाला इनका प्रोडक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट इन्होंने जो एलीट वायर वाला सेगमेंट इन्होंने लॉन्च किया है, बाकी 3 नए प्रोडक्ट ये लोग बाय द एंड ऑफ अक्टूबर ये लोग लॉन्च भी कर देंगे ओएलएक्स के ऊपर। तो ये सारे काम ये लोग कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो सब्सक्रिप्शन बेस है यही इनका रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स भी है। करेंटली इनके टोटल ट्रैफिक जो इनके प्लेटफॉर्म पे आता है, सारे इनके सब्सिडरी को मिला के उसमें 40% कंट्रीब्यूशन, 40% ट्रैफिक ओएलएक्स की वजह से आता है। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इनका पूरा का पूरा फोकस अभी ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर है। ये लोग जो अपना इनके पास कैश पड़ा हुआ है उस पूरे कैश को ये लोग नए प्रोडक्ट बिल्डिंग में लगा रहे हैं, प्लस टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट में लगा रहे हैं, प्लस ये लोग मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं। एंड ये लोग कुछ और कंपनियों जैसे इन्होंने ओएलएक्स को एक्विजिशन किया था, ऐसी कुछ और कंपनियां हैं जिसका ये लोग एक्विजिशन करने के लिए उनका इवोल्यूशन कर रहे हैं। और आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में जब इनको सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सही रेट में मिलेगा तो उनका एक्विजिशन भी ये लोग करेंगे।
तो दोस्तों ये था इनका पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल का डिटेल मैंने आपको बताया। अब आगे आगे आते हैं इनके वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो करेंटली अगर देखेंगे तो इनका इस क्वार्टर में 199 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया है, और अगर इनका पिछला पूरा हिस्ट्री अगर आप देखते हैं ना, तो इनका फर्स्ट क्वार्टर सबसे वीक आता है। मतलब फर्स्ट क्वार्टर में जितना रेवेन्यू आता है, जो आगे जो कमिंग क्वार्टर्स, आगे के 3 क्वार्टर्स, उसमें अगर देखेंगे तो एवरेज रूप से आपका 20% ज्यादा ही रेवेन्यू आता है हर क्वार्टर में कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर। तो अगर हम इनको सेम इनका जो पिछला 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उसी के अकॉर्डिंग इनको कैलकुलेट करें, तो इनका जो रेवेन्यू है अभी इस क्वार्टर में लगभग 199 करोड़ है। 200 करोड़ हम मोटा मोटा मान लेते हैं। तो आगे आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में अगर हम इनका 20% का इंक्रीज बढ़ के अगर रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 240 करोड़ का आगे आने वाले 3 क्वार्टर्स में इनका रेवेन्यू आएगा। तो टोटल जो इनका रेवेन्यू आ जाएगा मोटा मोटा 920 करोड़ का इनका रेवेन्यू आ जाएगा। और 920 करोड़ के रेवेन्यू में अगर इनका पैट मार्जिन आप देखते हैं 25% है, 25% पैट मार्जिन से अगर कैलकुलेट करते हैं 920 करोड़ के रेवेन्यू को, तो लगभग 230 करोड़ रुपए आते हैं। तो 230 करोड़ का इनका टोटल पैट मार्जिन आ जाएगा। और 230 करोड़ अभी इनका मार्केट कैप अगर आप देखते हैं तो 11,300 करोड़ का इनका करंट में मार्केट कैप। तो अगर इनका आप उस बेसिस पे 1 ईयर फॉरवर्डेड पी कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग आता है 49-48 के आसपास। तो आपको 30 to 35% के से ग्रो करने वाली कंपनी, जिसका कि पैड ग्रोथ तो मोर देन 100% से ग्रो हो रहा है, वो कंपनी आपको 49-50 या 48 के 1 ईयर फॉरवर्डेड पी में मिल रही है। तो डील अच्छी है। खैर ये डील ज्यादा सस्ता भी नहीं है, क्योंकि प्राइस अभी देखेंगे तो पिछले 15-20 दिनों जब से इनका रिजल्ट आया है तो स्टॉक का प्राइस भी काफी बढ़ गया है। तो डील अभी सस्ती तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रही है, आप ले सकते हैं। अगर ये यहाँ से कंटिन्यूसली अपना ग्रोथ देते हैं तो ये शेयर होल्डर्स के लिए लोग आगे पैसा बनाते रहेंगे। और अभी उन्होंने खैर पिछले कुछ क्वार्टर अगर आप देखें तो उन्होंने अच्छा पैसा बनाया भी है। मेरी खुद की होल्डिंग है इसमें, मैंने करीब इसको 900,000 के बाइंग प्राइस पर मैंने पहली बार इनको बाई किया था। फिर इसके बाद 1500 के आसपास भी मैंने इसको बाइंग किया, फिर 2000 में भी बाइंग किया। अभी थोड़ा थोड़ा मैंने करके अपना एलोकेशन बढ़ाया, क्योंकि मैं तो ऐसे ही ट्रैक करता हूँ ना। मैं तो क्या करता हूँ कि थोड़ा सा किसी भी कंपनी में जो मुझे कंपनी पसंद आती है, बिजनेस मॉडल और उनका मैनेजमेंट अगर मुझे पसंद आता है, तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करता हूँ। अगर मुझे 100 रुपए लगाने हैं तो उसमें 10-10 रुपए 20-20 रुपए करके मैं 10-20% का एलोकेशन हर क्वार्टर में बढ़ाता जाता हूं। तो ऐसे ही मैंने शुरू किया था, अपना 10% एलोकेशन किया था जब इनका स्टॉक प्राइस 1000 रुपए के आसपास था। फिर 1500 में फिर 10% बढ़ाया, फिर जब 2000 के आसपास आया तब 20% बढ़ाया। फिर अभी मैंने 2200-2300 रुपए के भाव पर भी इनको थोड़ा सा कुछ शेयर और खरीदे हैं। तो मैं अपना एलोकेशन इसमें बढ़ा रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से अपना जो भी स्ट्रेटेजी है आपका इन्वेस्टमेंट का, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए। एंड अगर इनका वैल्यूएशन ये तो हो गया 1 ईयर फॉरवर्डेड पी, अगर मैं इनका पीजी रेशियो भी देखूं, 1 ईयर फॉरवर्डेड प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी अगर देखूं तो 1.5 के आसपास निकल के आता है। तो इनका करंट पी 72 है और 1 ईयर फॉरवर्डेड पी आपको 49-48 के आसपास मिल रहा है। और इनका पीजी रेशियो अगर 1 ईयर फॉरवर्डेड पीजी रेशियो देखेंगे तो 1.5 के आसपास निकल के आता है। और अगर आप फाइनेंशियल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फाइनेंस की दुनिया में 1 का पीजी रेशियो हेल्दी माना जाता है। 1.5 के ऊपर थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ये तो ठीक है, इतना तो जनरली आपको सारी कंपनियों का मिलेगा ही। और जनरली अगर 3-4 के पीजी रेशियो पर मिलता है तो वो माना जाता है कि महंगी है कंपनी। तो अभी वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेंगे तो आप जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं श्योरली उनको आंसर करूंगा। थैंक यू।